सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है क्या करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री को जो है हम लोग जो है कॉम्प्रिहेंसिवली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1600 अराउंड या उससे भी पहले 1558, या जब से वास्को डी गामा आया, और उससे पहले जो कल्चरल हिस्ट्री थी या फिर कोई भी जो हमारे टाइज थे वर्ल्ड के साथ, उसको डिस्कस करेंगे। और वहाँ से जो है जो हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हुई और जो 1947 तक चली, उसके बारे में हम लोग जो है एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो है हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक, आइदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट आइदर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नॉट इम्पॉर्टेंट तो एग्ज़ाम जो है ना वो तय करेगा ना, बट वी वुड डू एवरीथिंग इन बिटवीन, एवरी सिंगल टॉपिक, एवरी सिंगल क्वेश्चंस वी विल टैकल। हाउ, चाहे वो मेंस पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो प्रीलियम्स पर्सपेक्टिव से हो, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी यूरोपियन कैसे इंडिया में आए, क्यों आए, द रीज़न बिहाइंड, वह कैसे उन्होंने जो है कॉन्कर किया, कैसे कंसोलिडेट किया। ठीक है, लोकल पावर्स क्या कर रही थी तब, रीजंस क्या हैं इसके पीछे, क्या उन्होंने जो है वेरियस एक्ट्स लाए, वेरियस पॉलिसी लाई, किस तरीके से गवर्न किया, कैसे रिवोल्ट हुए बहुत सारे पीपल्स ने, कैसे अपना डिससेटिस्फेक्शन शो किया। फिर हम लोग जो है देखेंगे किस तरीके से रिफॉर्म मूवमेंट्स आए, रिफॉर्म मूवमेंट आने की क्या कारण था, क्यों इम्पोर्टेंट था। हम अपनी जो है मॉडर्न सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसी थी मॉडर्न सोसाइटी, हमारी जो है मॉडर्न जो इंडियन सोसाइटी है वो कैसी थी। ठीक है, क्या उसमें खामियां थी, क्या खूबियां थी। ठीक है, ये पूरा डिस्कस करेंगे किस तरह से नेशनलिज्म का राइज हुआ, क्यों राइज हुआ नेशनलिज्म का। ठीक है, कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स थे नेशनलिज्म के, उन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जो है क्लियरली डिस्कस करेंगे इस मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स में। ओके, अभी मेरा प्लान था सिर्फ यही है कि मैं एवरी सैटरडे संडे या फिर सिर्फ संडे को जो है एक लेक्चर जो होलसम पूरे यूनिट या 2 आवर्स का या 1 आवर का या जैसा भी हो, जितना हो उतना लेक्चर अपलोड करूँगा। ठीक है, जब तक कि हमारा जो है साइमल्टेनियसली जो इन्वायरमेंट का जो चल रहा है ना कोर्स, जब तक कि वो कंप्लीट होता। ठीक है, उसके कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो है होली जो है पूरी तरीके से अपना कंसंट्रेशन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पर डालेंगे। और मैं कोशिश करूँगा एक लेक्चर जो है डेली का आए या 2 दिन में एक लेक्चर। ठीक है, साथ साथ में हम लोग सी सेट का भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये ट्राई किया कि डेली के 10 एटलीस्ट जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो दिए जाएं, सॉल्व किए जाएं साथ में बैठ के। ठीक है, वो करेंगे हम लोग एवरी टॉपिक से, हर एक टॉपिक, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो ये मेरा प्लान हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री आज से। तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से करें मॉडर्न हिस्ट्री? देखो, मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट अगर हमने करना है तो वो एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, कब, जब यूरोपियन पावर्स जो है वो इंडिया में आए। क्या रीज़न था, वाई ड्रिवन बाई सर्वल, जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल या फिर कोई एक्सप्लोरेटरी फैक्टर था, एक्सप्लोर करने के रीज़न से आए, या फिर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट लेना चाहते थे, या फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे कि कंट्रोल करना चाहते थे, लैंड को कॉन्कर करना चाहते थे, या फिर एडमिनिस्टर करना चाहते थे खुद। तो बहुत सारे रीजंस थे, और वो कौन कौन से रीजंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो इकोनॉमिक रीज़न, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है या हो रहा है, कहाँ पे, यूरोप में। तो ल्यूक्रेटिव ट्रेड अपॉर्चुनिटी, देखो इंडिया जो था ना वो बड़ा ही जाना जाता था, रिनाउंड, मतलब पूरी दुनिया में फॉर इट्स वेल्थ इन स्पाइसेस में जो उसकी वेल्थ थी, मतलब पूरी दुनिया में ऐसे स्पाइसेस कहीं नहीं मिलेंगे और इतनी क्वांटिटी में। फिर जो टेक्सटाइल था, जो सिल्क था, हमारा कॉटन है जो, और बहुत सारे प्रीशियस जो कीमती पत्थर है ना, स्टोन्स, जो हाईली सोट आफ्टर इन यूरोप, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। अब जो स्पाइसेस है इंडिया के, स्पेशली जो पेपर है, कार्डिमम है या सिनेमन है, जो जिनकी डिमांड जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब यूरोपियन पीपल विल बाई फॉर रेट ऑफ गोल्ड, कहते हैं ना कि एट द रेट ऑफ गोल्ड विल दे बाई। तो एक ये रीज़न है। फिर कटिंग आउट द मिडल मैन, देखो बिफोर द यूरोपियन सी रूट वाज डिस्कवर्ड, जो सी रूट डिस्कवर किया गया कैप ऑफ गुड होप से, ट्रेड जो उससे पहले ना, ट्रेड वाज बिटवीन यूरोप एंड इंडिया वाज कंट्रोल्ड बाय अरब्स, क्योंकि ये इधर मेडिटेरेनियन से जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है, और जो वेनेटियन जो ट्रेडर्स थे, वेटिकन ट्रेडर्स हैं ना, वो एक्ट करते थे इंटरमीडिएटरी, और सिग्निफिकेंटली कॉस्ट इंक्रीज हो जाती थी, क्योंकि यहाँ से अरब ट्रेडर्स बीच में लेंगे, पैसे से खरीदेंगे, फिर जो वो यूरोप को पहुँचाते थे। इसमें जो है ये बहुत पैसा कमाते थे। यूरोपियन
क्या वो यूरोपियन वांटेड डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियाज वेल्थ, ताकि वो अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज कर सके। ये थी एस्टैब्लिशिंग ऑफ प्लांटेशन इकोनॉमी। देखो यूरोपियन जो है सॉट टू एक्सप्लॉट इंडियन एग्रीकल्चर रिसोर्सेज फॉर क्रॉप्स लाइक इंडिगो, टी और कॉफी। इसकी डिमांड यूरोप में बहुत थी, और इंडिया जो एक ऐसी कंट्री थी जहाँ बड़ा ही सूटेबल इन्वायरमेंट था प्लांटेशन के लिए, टी जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उसके लिए। तो यूरोप ने सोचा कोई ऐसा जगह ढूंढी जाए जहाँ पे जो है हम लोग जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर को जो है और बढ़ावा दे सके। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर। अब सर्च फॉर न्यू ट्रेड रूट। देखो कंस्टेंटिनोपल फॉल हुआ 1453 ने, किसने किया? महमद सेकंड ने कॉन्कर कर लिया कंस्टेंटिनोपल। और जो ईस्टर्न जो रोमन था, या फिर जिसको ईस्टर्न रोमन कहते हैं या रोम कहते हैं, या फिर वो कहते हैं क्या, जो भी थे सल्जूक वल्जूक, वो सारे मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1453 में जो है कंस्टेंटिनोपल खत्म हो गया। जैसे ही ऑटोमन्स ने कंस्टेंटिनोपल को कैप्चर किया, जो प्रेजेंट डे इस्तांबुल है, ठीक है, इससे क्या हुआ? ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो गया। जो लैंड बेस्ड ट्रेड रूट था बिटवीन यूरोप एंड एशिया, पहले तो ईस्टर्न रोमन था, वो भी क्रिश्चियन थे, तो यूरोपियन नेशन वो, अब यूरोपियन नेशन को क्या करना पड़ा, क्योंकि ये अंडर मुस्लिम आ गया। अब यूरोपियन नेशन कंपेल्ड टू फाइंड अल्टरनेटिव सी रूट टू कंटिन्यू द ट्रेड विद इंडिया, और बाकी एशियन मार्केट के साथ उन्हें ट्रेड करने के लिए एक अलग से ट्रेड रूट ढूंढना पड़ेगा, वरना उनको जो है 3 टाइम 4 टाइम 10 टाइम जो है ज़्यादा कीमत देकर जो है ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो है एक एजेंट आ गया जो बहुत सारी टैक्सेस भी लगा रहा है, बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज़ लगा रहा है, बहुत सारी बैरियर क्रिएट कर रहा है, मिडिल मैन। तो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के साथ जैसे डेवलपमेंट हुआ अच्छी शिप्स का और बेटर शिप्स का, जैसे कारावेल्स या नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ जब जैसे जैसे हुआ, तो इससे क्या हुआ कि लॉन्गर जो वॉयज है ना और एक्सप्लोरेशन है वो की जाने लगी, क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर शिप बिल्डिंग हुई। अब तीसरा था पॉलिटिकल रिलीजियस मोटिव था। देखो यूरोपियन नेशन के बीच में भी कंपटीशन था। यूरोपियन पावर जैसे पुर्तगाल है या स्पेन या नेदरलैंड या फ्रांस, ब्रिटेन, वो इंगेज थे रेस में कि वो एक्सपैंड करें अपनी टेरिटरी और सिक्योर करें ट्रेड मोनोपोली यूरोप में। इंडिया उनका एक प्राइम डेस्टिनेशन बन गया, क्योंकि उसकी वेल्थ और उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का, क्योंकि इंडियन ओशन में है, ऊपर चाइना है, इधर साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, जो वेस्ट में जो है वहाँ अफ्रीका और जो मिडल ईस्ट है। तो ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना। फिर स्प्रेड ऑफ कल्चर। देखो रिलीजियस जील और जो मशीनरी एक्टिविटीज़ है ना, वो भी एक सिग्निफिकेंट मोटिवेशन था कि यूरोपियन पर्टिकुलर जो पुर्तगीज थे वो केम टू इंडिया और प्रोपोगेट क्या क्रिश्चियनिटी। उन्हें लगता था कि वी लिव इन अ डार्क एज, वी आर बारबेरियंस, ठीक है, इन्हें लगता था हम बारबेरियंस हैं, कहते थे ना स्नेक्स एंड लैंड ऑफ स्नेक्स एंड स्नेक चार्मर्स, ठीक है। तो ये लगता था कि ये जो है ये इनके मिथ से इनको तोड़ेंगे हम, क्रिश्चियनिटी ही जो है इनको है एक असली राह दिखा सकती है, इनको सिविलाइज्ड कर सकती है, तो हम इनको क्रिश्चियनिटी फैलाने के जो पर्पस भी था वो भी बहुत अहम था, ठीक है। पॉलिटिकल रिलीजियस मोटिव भी हो गया। अब डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, देखते जो होस्टाइल कंट्रोल विद द राइज ऑफ ऑटोमैन जो है ओवरलैंड जो लैंड ट्रेड रूट था वो ज़्यादा से एक्सपेंसिव और डेंजरस होने लगा यूरोपियन जो मर्चेंट से। शिफ्ट टू मैरीटाइम ट्रेड। अब यूरोपियन ने कहा कि कैसे भी बाईपास रूट एक डेवलप किया जाए जो एंटायरली एक न्यू सी पैसेज। अब इंडियाज अट्रैक्शन, इंडिया की प्रोस्पेरिटी तो थी ना ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। इंडिया जो था वन ऑफ द वेल्थिएस्ट रीजन था वर्ल्ड में ड्यूरिंग मुगल पीरियड या मेडिवल पीरियड जो भी था। यहाँ फ्लोरिस्टिंग और वेल स्टेबल आर्टिशन थी, क्राफ्ट इंडस्ट्री थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया की थी क्योंकि इंडिया एक क्रिटिकल लिंक था ईस्ट के बीच में और वेस्ट के बीच में, ट्रेड रूट साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट के साथ, ठीक है। तो यहीं निकल के आती है ट्रीटी टोडेसिलस की ट्रीटी जो है ना, टोडेसिलस की ट्रीटी जो है वो 1494 में, जून 7 1494 में एक सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट था। किसके बीच में ये एग्रीमेंट था? दो कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट था, एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। अब ये था कि डिवाइड करेंगे हम जो न्यू डिस्कवर्ड लैंड्स हैं आउटसाइड यूरोप के बाद, देखो अपने में ही खुद ही फैसले ले रहे हैं ये लोग, ठीक है, कि हम लोग जो है वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि जो नई टेरिटरीज हैं कौन कितनी लेगा, कौन स्पेन लेगा, कौन पुर्तगीज लेगा, ठीक है, पुर्तगाल लेगा। अब इसको मीडिएट किया गया था पोप ने ताकि कन्फ्लिक्ट जो ना हो बिटवीन टू पावर्स ओवर द कॉलोनियल एम्बिशंस। अब प्रोविजंस कहते हैं, देखो डिवीजन लाइन एस्टैब्लिश की गई, एक इमेजिनरी लाइन अबाउट 370 लीग्स अप्रोक्सीमेटली 1770 किलोमीटर की वेस्ट ऑफ कैप वर्दा आइलैंड एक है
जो लैंड वेस्ट ऑफ दिस आइलैंड लाइन होगी वो एलोकेट की जाएगी स्पेन को, और जो लाइन ईस्ट में होगी वो एलोकेट की जाएगी पुर्तगाल को, पुर्तगीज को और स्पेनिश को। ठीक है, अब क्या होता है कि एक्सक्लूसिविटी, ओनली स्पेन एंड पुर्तगीज के पास राइट है कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कोलोनाइज कर सकते हैं इन दोनों रिस्पेक्टिव जोन्स में। ट्रीटी ने ये भी अलाउ किया कि एडजस्टमेंट हो सकती है लाइन की अगर फ्यूचर निगोसिएशन के साथ अगर कोई रिजोल्व डिस्प्यूट करना है। बाद में जो है पुर्तगीज ने स्पेन ब्राज़ील में जब अपनी कॉलोनीज बनाई तो वो इसी तरीके से हुआ था। ठीक है, ये हुआ। फिर स्टार्ट होता है, अब ये ट्रीटी हो गई, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया पुर्तगीज और स्पेन को। अब क्या होता है, वास्को डिगामा 1498 में जो है अपने एक हिस्टोरिक वॉयज पे निकलते हैं, जो क्या है वाज टर्निंग पॉइंट, एक ग्लोबल ट्रेड और एक्सप्लोरेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मेकिंग द फर्स्ट, पहला डायरेक्ट सी रूट जो है यूरोप से इंडिया का वास्को डिगामा की देन है। वास्को डिगामा जो है इंस्ट्रूमेंटल थे एस्टैब्लिशिंग जो पोर्तुगीज की का डोमिनेशन है इंडियन ओशन में और रीशेपिंग जो ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिकल लैंडस्केप है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। इवेंट जो वो इसका देखो, डिपार्चर फ्रॉम लिस्बन, अब 1497 में जो है वास्को डिगामा जो पुर्तगीज एक्सप्लोरर है वो लिस्बन से निकलता है 4 शिप के साथ। ठीक है, सीओ गैब्रियल, सीओ राफेल, बेरीरो और एक सप्लाई शिप के साथ। अब ये एक्सपीडिशन जो है ना वो सपोर्ट किया गया था किंग मैनुअल फर्स्ट के द्वारा पुर्तगाल का, जिसका एम था कि हमने कैसे भी अरब और ये वेटिगन्स के जो इंटरमीडिएटरीज हैं स्पाइस ट्रेड में, इनको बाईपास करना और हम लोग एक डायरेक्ट सी रूट निकालें जिससे हम लोग डायरेक्ट ट्रेड कर पाएँ, वहाँ से डायरेक्ट मटेरियल लाएँ अपनी मार्केट में, यूरोप में बेचें, बाकी जगह। अब राउंडिंग द कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप का है साउथ अफ्रीका की, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की टिप है साउथ अफ्रीका में। ये फ्लीट जो सक्सेसफुली नेविगेट करती है साउथ ऑफ अफ्रीका, कैप ऑफ गुड होप जिसको बोलते हैं। और एक रूट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बार्तोलोमो डियास, 1488 में बार्तोलोमो डियास ने पहली बार ये रूट डिस्कवर किया था 1488 में। और ये कब आते हैं, 1498 में, तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा के बाद। अब अराइवल एट मिलिंदी ईस्ट अफ्रीका में ये पहुंचते हैं। वास्को डिगामा स्टॉप वेरियस पोर्ट्स पे रुकता है ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे, ईस्ट अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट पे। अब इंक्लूडिंग जो मोजाम्बिया है, मोम्बासा है। एट मलिंडा उसको एक अरब नेविगेटर मिलता है जो बिलीव टू बी अहमद इब्ने माजिद, जो गाइड करता है इस फ्लीट को अक्रॉस जो है इंडियन ओशन, कि यहाँ वो रास्ता दिखाता है, क्योंकि ये तो कैप ऑफ गुड होप तक तो आ रहे थे लेकिन इससे आगे इनको रास्ता नहीं। अब जो है फिर जो है ये अहमद इब्ने माजिद जो है ये इनको लेकर 1498 में 20 मई को कैलीकट में पहुंचता है वास्को डिगामा। ये एक प्रोमिनेंट पोर्ट था मालाबार कोस्ट में। मालाबार कोस्ट कहाँ है, इंडिया की ईस्ट में, वेस्ट में। ठीक है, कहाँ है बताना मेरे को। मालाबार कोस्ट इंडिया की ईस्ट में, वेस्ट में। अब यहाँ पे रूल कौन करता था, जैमूरियन एक लोकल किंग था। ही वॉज रिसीव्ड बाई, अब जैमूरियन खुद आया वास्को डिगामा को रिसीव करने, बट फेस चैलेंजेस इन एस्टैब्लिशिंग ट्रेड ड्यू टू कल्चरल और जो कमर्शियल मिसअंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से जो है ट्रेड सेट करने में एस्टैब्लिश नहीं हुआ। अब पुर्तगीज ने जो है ट्रेड रूट तो अब डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर हो चुका है, चाहे वो पुर्तगीज ने किया है लेकिन पता तो सबको चल जाएगा ना। अब पुर्तगीज ने एस्टैब्लिश किया फर्स्ट जो ट्रेडिंग पोस्ट थी कोचिन में 1503 में, याद रखना, और लेटर 1510 में गोवा में, विच बिकेम एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव हब रहा इनका काफ़ी सालों तक। अब क्या होता है, देखो ट्रेड रूट डिस्कवर हो गया, फैक्ट्री सेटअप हो गई, तो फिर आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो भी है आपने पढ़ना है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1450 से लेकर 1510 तक 20 साल वो एक पोर्टुगीज नोबलमैन था, सोल्जर था, एक्सप्लोरर था, जो पहला पोर्टुगीज वॉइसरॉय इंडिया का बना। उसने देखो पुर्तगीज पावर को इंडियन ओशन में एस्टैब्लिश करने में और फाउंडेशन ले करने में एक बहुत अहम रोल किया, और यूरोपियन की जो कॉलोनियल डोमिनेंस है वो यहीं से स्टार्ट हो गई। ठीक है, कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट देखो, अपॉइंटमेंट एज वाइसरॉय, देखो 1505 में उसको वाइसरॉय किया गया, जो अल्मेडा है उसको अपॉइंट किया गया पहला वाइसरॉय पुर्तगीज का, किंग मैनुअल फर्स्ट ने पुर्तगीज ने। इसको टास्क दिया गया कि पुर्तगीज की जो पावर है उसको कंसोलिडेट करना है इंडियन ओशन में, उसके ट्रेड रूट में, और एस्टैब्लिश करना है एक नेटवर्क, एक फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट का। मतलब क्लियर कॉलोनियल इंटेंशंस यहाँ दिख रही, नेवल सुप्रीमेसी। इसी ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी थी ना, अल्मेडा ने इंट्रोड्यूस की थी एक मैराटाइम स्ट्रेटेजी नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी।
इसका मतलब क्या कि नेवल डोमिनेंस, ठीक है, नेवल डोमिनेंस का और ट्रेड रूट्स पे इंश्योर करना है कि पोर्तुगीज के जो इंटरेस्ट है उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसने पावरफुल जो है फ्लीट बनाई जो कॉम्बैक्ट करेगी राइवल्स को, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगी उनकी शिप्स को, इंक्लूडिंग अरब से, वेटिकन से या कोई भी यूरोपियन पावर से। इंडियन ओशन में उनकी मर्जी, उनकी परमिशन, उनके परमिट के बिना जो है वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फोर्ट्रेस, जो अल्मेडा ने जो है कंस्ट्रक्शन किया फोर्ट्रेस ट्रेडिंग पोस्ट का, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स का, इंक्लूडिंग कोचिंग में, कन्नूर में, सोफाला में जो मॉडर्न डे मोजाम्बिया है। ये फोर्ट्स जो है एक तरह का बेस, जो है ये किले जो बने गए ना, बेस की तरह एक्ट करते थे, जो पोर्तुगीज का जो ट्रेड है और उसकी अथॉरिटी जो है इस रीजन में जो है असर्ट करते थे। ठीक है, बैटल ऑफ द्यू, देखो 1500 जो 1509 है, 1509 में वन अल्मेडा की जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी वो उसकी विक्ट्री थी बैटल ऑफ द्यू में। जो कहाँ पे राइवल के थे, देखो पोर्तुगीज फ्लीट जो है अंडर अल्मेडा फेस्ड किस की, जो एक कोलेशन थी ओटोमन एम्पायर के, सुल्तान ऑफ गुजरात की, मैमलूक इजिप्ट का और अरब फोर्सेस जो थे, इन सारे मिलकर जो है अल्मेडा के खिलाफ जो है ये वॉर डिक्लेयर कर दी इन्होंने द्यू में। अब अल्मेडा ने जो है वो डिसाइसिवली जो है इस कोलेशन को डिफीट किया और सिक्योरिंग पोर्तुगीज डोमिनेंस ओवर इंडियन ओशन, और एलिमिनेट कर दिया कोई भी की राइवल्स जो थे, जो की राइवल जो इंपॉर्टेंट राइवल्स थे उनको एलिमिनेट किया इस वॉर में। ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब 1509 में हुआ, 1509 में ही एनफेंजो डी एब्लुकर्की जो है, एब्लुकर्की या एबोलकर्की जैसे भी बोलो आप, ठीक है, एबुकर्की भी बोल सकते हो, अल्बुकर्की भी बोल सकते हो। ये रियल फाउंडर है पोर्तुगीज एम्पायर का इंडिया में। इसका हेडक्वार्टर जो इन्होंने सेटअप किया इसने कोचिन में, 1509 में इसने कॉन्कर किया दीव, 1510 में इन्हें नेक्स्ट किया गोवा सुल्तान ऑफ बीजापुर से। इसने एस्टैब्लिश की पोर्तुगीज डोमिनेंस ओवर इंटायर इंडिया की कोस्ट पे, और इसने एस्टैब्लिश किया, ये एस्टैब्लिश पोर्तुगीज डोमिनेंस ओवर इंटायर इंडियन कोस्ट। कहाँ से, हरमोज जो पर्शियन गल्फ है टू मलक्का जो मालिया में जो मलक्का स्ट्रेट है, और द स्पाइस आइलैंड है जो इंडोनेशिया में। इसने पॉलिसी ऑफ वॉर अडॉप्ट किया, पायरेसी, प्लंडर करो, मारो, लूटो, है ना, ताकि इन्फ्लुएंस जो है पोर्तुगीज पावर्स का जो है वो इंडियन नेशन में साफ दिखना भी तो चाहिए। देखो वो चाहता था कि एक परमानेंट जो पोर्तुगीज सेटलमेंट इंडिया में होना चाहिए। तब इसने जो है अपने जो कंट्री मैन से उनको ये भी इनकरेज किया कि वो मैरी इंडियन वुमेन्स के साथ शादी करें, क्रिश्चियनिटी को फैलाएं। उसने अबोलिश, देखो ही अबोलिश सती अंडर हिज राय। पहली बार जो सती जो है वो अगर बैन हुआ था, जबकि यूरोपियन के अंदर 200-300 साल लग जाएंगे बैन होने में, तो सती जो है 1509 के बीच से 15 के बीच में जो है डी एब्लुकर्की ने जो है बैन किया था। फिर आता है एक और गवर्नर आता है नीनो डी कुन्हा। ये जो है ये ट्रांसफ़र किया गया था हेड ऑफिस ने कोचिन से गोवा में। ठीक है, इसने ट्रांसफ़र किया। इसका एक इतना मेन रोल मैं बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, कि इसने अपना जो हेड ऑफिस है वो कोचिन से जो है कहाँ, गोवा में ट्रांसफ़र किया, कोचिन से गोवा में। ओके, इसके बारे में इतना याद रखना, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी मुझे लगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। तो ये जो है वेरियस जनरल्स आए, किस तरह से पहली बार जो है पोर्तुगीज़ का जो एडवेंट हुआ, कैसे डायरेक्ट सी रूट मिला, क्यों, क्या कारण थे, हमने वो पढ़े। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है, अब पोर्तुगीज़ का रूल जो है इंडिया में, उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था सब कॉन्टिनेंट पे इन वेरियस एस्पेक्ट में। कौन कौन से, चाहे वो ट्रेड में ले लो, चाहे वो कल्चर ले लो, चाहे वो रिलीजन ले लो, चाहे यहाँ का आर्किटेक्चर किस तरह का बना, उनका इन्फ्लुएंस जो है ना, हालांकि जो उनका इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में ही रहा, पोर्तुगीज़ का गोवा में, दमन में, दीव में, मालाबार में, और उनकी लेगेसी आज भी परसिस्ट करती है इन एरियाज़ में। पोर्तुगीज़ का रूल जो इंडिया में है उसके क्या इम्पैक्ट हुए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखो, कंट्रोल पोर्तुगीज़ ने है जो है बहुत अरसे तक जो स्पाइस ट्रेड में डोमिनेट किया, पर्टिकुलरली जो पेपर, कार्डेमम या फिर सिनेमन है, उन्होंने जो है ये ट्रेड रूट था ये सिर्फ मोनोपोलाइज कर लिया कि सिर्फ हम ही करेंगे, बाकियों का पूरा डिसरप्ट कर दिया। ठीक है, अरब का जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट था वो ख़त्म कर दिया, इंडियन जो ट्रेडिंग नेटवर्क था इंडियन ओशन में वो भी ख़त्म कर दिया। ओके, अब इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स, जैसे क्रॉप जो है ना, कैश्यू है, तम्बाकू है, पाइन एप्पल है, पोटैटो है, मेज़ है, जो बन गए एक इंटरगल जो है इंडियन एग्रीकल्चर का पार्ट बने, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जैसे प्लांटेशन क्रॉप जैसे कोकोनट और शुगर केन है, ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होने लगे, प्रमोट किया इनको कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए। मैराटाइम कॉमर्स इनकरेज किया कि
पोर्ट्स का यूज़ किया जाए, जैसे कोआ है, कोचिन है या दीव है, एक मेजर ट्रेड हब बने जिन्होंने लिंक किया इंडिया को यूरोप और अफ्रीका के साथ। फिर इनका रिलीजियस इम्पैक्ट भी था पोर्तुगीज़ का। देखो इन्होंने स्प्रेड किया क्रिश्चियनिटी, मिशनरी जैसे जैसे जूइस जैसे फ्रांसिस एक्जेवियर हैं, जिन्होंने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया कन्वर्टिंग जो लोकल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, स्पेशली जो गोवा में है। चर्चेज बनाए, चैपल्स बनाए, सेमिनार्स बनाए, कुछ जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं जैसे बेसिलिया ऑफ बॉम जीसस। ठीक है, तो सिंक्रेटिक कल्चर पोर्तुगीज़ ने रूल किया फ्यूजन करके इंडिया के और यूरोपियन ट्रेडिशंस को जो है आपस में मिला के, जो इनकी कुजीन में, इनके लैंग्वेज में, इनके कपड़े पहनने के स्टाइल में, इनके ट्रेडिशंस में आज साफ झलकता। आज भी नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे वायलिन है, मैंडोलिन है, या वेस्टर्न स्टाइल का जो चोरल म्यूजिक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सिंथेटिक किया कल्चर का, दोनों कल्चर्स को इन्फ्यूज़ किया, मिलाया आपस में। लैंग्वेज पोर्तुगीज़ वर्ड्स जो हैं वो इंडियन लैंग्वेज का पार्ट बन गए, पर्टिकुलरली जो कोनकी लैंग्वेज है या मलयालम है, जैसे अलमारी फॉर कबर्ड, ठीक है, बेल्कनी, बेलकाऊ फॉर बेल्कनी, तो ये वर्ड्स आए। ठीक है, तो ये कल्चरल जो है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो पोर्तुगीज़ के है। अब हम अगर देखें कि पोर्तुगीज़ का जो है अगर इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था तो डिक्लाइन क्यों हुआ। ठीक है, अगर इसको हम यूरोपियन पावर बाकी से देखें तो इसका डिक्लाइन क्यों। देखो राइज ऑफ बाकी राइवल पावर्स, पहले तो अर्लियर फेज में तो ये बिल्कुल अनमैच थी इनकी टेक्नोलॉजी, बाकी कोई यूरोपियन इनको इतना चैलेंज नहीं कर रहा था। फिर राइज हुआ बाकी यूरोपियन पावर का, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको वीओसी भी कहते हैं, जो एग्रेसिवली चैलेंज करने लगी पोर्तुगीज़ का कंट्रोल जो है ट्रेड्स पे, जैसे स्पाइस प्रोड्यूसिंग रीजन है। ठीक है, तो अर्लियर 17th सेंचुरी में डच ने जो सीज किए की पोर्तुगीज टेरिटरी साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे मलक्का है 1641 में, वो डिसरप्ट कर दिया इनका ट्रेड नेटवर्क। ब्रिटिश और फ्रेंच का जो चल रही थी वॉर आपस में, कॉन्फ्लिक्ट, उसका भी एक इम्पैक्ट है। जब एंट्री हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में या फ्रेंच की 1664 में, तो इंडिया में जो है, तो इन इंडिया फर्दर अंडरवेंट पोर्तुगीज डोमिनेंस। इसने फर्दर अंडरमाइन किया है इन दोनों पावर। दोनों चाहते थे कि हम सुपीरियर ट्रेड नेटवर्क और अलायंस बनाएं, किसके साथ, इंडियन रूलर्स के साथ। और हम इसने क्या किया, इसने सप्रेस किया ये पोर्तुगीज़ की पावर को। इन्होंने जो मैराटाइन जो सुप्रीमेसी थी वो लूज कर दी। स्पेनिश यूनियन, अब 1280 और 1640 के बीच में पोर्तुगीज़ जो है, पोर्तुगीज़ में जो है डायनेस्टिक यूनियन हुआ स्पेन के साथ। इससे क्या हुआ, मेकिंग इट, अब स्पेन के जो एनिमीज़ हैं, स्पेन के जो एनिमीज़ हैं वो इनके भी एनिमीज़ हो गए, वल्नरेबल हो गए स्पेन के एनिमीज़, इंक्लूडिंग जो डच और इंग्लिश थे। जब डिफीट हुई स्पेनिश आर्माडा की 1588 में, इसने जो आइबेरियन नेवल को जो है, वो जो नेवल डोमिनेंसी उसको बहुत हद तक जो है कमज़ोर कर दिया और एक्सपोज कर दिया पोर्तुगीज़ टेरिटरी को अटैक। डिक्लाइन हुआ टेक्नोलॉजी का। देखो पोर्तुगीज़ शिप और जो नेविगेशन टेक्नोलॉजी थी ना, वो बाकी यूरोपियन पावर के हिसाब से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना था वो नहीं हुआ। जो टेक्निक्स वो फेल बिहाइंड, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड थे टेक्नोलॉजीज, शिप्स, कंपनीज। वहीं बाकी यूरोपियन पावर जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था। इंटरनल करप्शन भी है, मिसमैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो जो करप्शन है वो पोर्तुगीज़ ऑफिशियल्स में, उसने भी यहाँ की गवर्नेंस को जो है इंडियन टेरिटरी में बहुत हद तक वीक किया है। पुअर लीडरशिप ने भी निगलेक्ट किया ट्रेड और जो है डिफेंस। रिलीजन पे फोकस ज़्यादा था, ट्रेड पे कम। फोकस ऑन रिलीजन ओवर ट्रेड। तो एक्सेसिव ज़्यादा मशीनरीज की एक्टिविटीज़ और रिलीजियस कन्वर्जेंस ने ना, इसने भी जो है लाइनेट किया लोकल पीपल्स को, लोकल लोगों को नाराज़ किया कि नहीं पोर्तुगीज़ आर नॉट। लोगों को लगा कि पोर्तुगीज़ जो है हमें फोर्सफुली जो है हमें कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे ट्रेडिशंस में, हमारे कल्चर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। और पॉपुलेशन, जो लोकल पॉपुलेशन जब नाराज़ होती है तो यू कांट रूल ऑन देम। ठीक है, इससे जो है ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, जो ट्रेड प्रायोरिटीज़ थी उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए, रिलीजियस प्रायोरिटीज़ की वजह से भी जो है ये हुआ। इकोनॉमिक वीकनेस भी, देखो ओवर रिलायंस ऑन स्पाइसेस। अब पोर्तुगीज़ की इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा ओवरली डिपेंडेंट थी स्पाइस ट्रेड पे, और इससे जो है वल्नरेबल हो गई ये कंपटीशन और डिसरप्शन। क्योंकि डच जो है इफेक्टिवली स्पाइस मोनोपोली तो इनकी ब्रेक कर दी पहले। तो अगर ये सिंगली स्पाइस बनाते थे, बेचते थे यूरोप में जाके, अब 2-3 पावर्स वही कर रही। तो कोई दूसरी इन्होंने जो है ढूंढा नहीं जरिया, कोई रिसोर्स, कोई दूसरा अल्टरनेटिव कि हम स्पाइस के साथ साथ ये भी ट्रेड करेंगे। हाई कोस्ट, देखो ये मेंटेन इतनी बड़ी फ्लीट और जो फोर्ट्स इन्होंने बनाए डिस्टेंट कॉलोनीज में, ये पोर्तुगीज़ की जो लिमिटेड रिसोर्सेज थी ना वो सस्टेन कर नहीं पाए। ये भी एक रीज़न है क्या नहीं।
अब माइलस्टोन्स इन डिक्लाइन, देखो मैं आपको बताता हूँ। बैटल ऑफ स्वाली जब हुआ, स्वाली 1612 में, तो पोर्तुगीज़ ने बहुत मेजर डिफीट हुई ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सूरत के पास। यहाँ से जो है शुरुआत हो गई क्या, स्वाली के साथ जो बैटल हुई 1612 में जब ब्रिटिश के साथ, यहाँ से इनके डिक्लाइन की एक स्टार्ट हुई सूरत में। फिर हारमोस में ये हारे 1622 में, पोर्तुगीज़ में ड्रिवन आउट जो स्ट्रेटेजिक जो स्ट्रेट था हारमोस का, वहाँ से जो है कंबाइन एंग्लो पर्शियन फोर्सेज ने, इससे फर्दर जो है ट्रेड इन्फ्लुएंस इनका खत्म हुआ। फिर डच ने जो इनका कोचिन जो है वहाँ सीजर किया। लॉस ऑफ कोचिन जो एक की स्ट्रॉन्ग होल्ड था, सिग्निफिकेंटली इसकी जो मालाबार कोस्ट में इनकी पोजीशन थी वो भी कमज़ोर कर दी। फिर एंड ऑफ पोर्तुगीज साउथ ईस्ट एशिया में, देखो मलक्का, जैसे ही मलक्का गिरा ना, फॉल ऑफ मलक्का जो है और बाकी टेरिटरी जैसे ये हारे, तो पोर्तुगीज वर लेफ्ट विद लिमिटेड इन्फ्लुएंस इन द रीजन। पूरा साउथ ईस्ट एशिया खत्म हो गया। जो मेजर इनका जो चंक ऑफ जो आता था स्पाइसेस, वो यहां से आता था। तो ये पूरी हिस्ट्री है कैसे पोर्तुगीज ने जो है इंडिया में जो है कैसे आए, कैसे पहली जो यूरोपियन पावर थी वो इंडिया में आए, किस तरीके से उन्होंने जो है अपना ट्रेड रूट जो है एक्सप्लोर किया, फिर कैसे इंडिया में आके इस्टेब्लिश हुए, फिर कुछ अरसे तक डोमिनेशन भी हुआ, क्या इनकी कल्चरल और बाकी जो इम्पैक्ट थे सोसाइटी में, क्या कल्चरल ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हमने पढ़े, फिर इनका रीज़न हम डिक्लाइन भी पढ़ा, और फिर सीरीज़ ऑफ जो इन्होंने लॉसेज ली, जिन जो एक कम से कम बॉडी ब्लो थी इनके, मतलब जो है इनकी डिफीट का जो है एशिया में। ठीक है, तो ये पूरा हमने देख लिया पोर्तुगीज़ के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पढ़ेंगे डच इन इंडिया। देखो डच जो है ना, ये भी एक की जो है यूरोपियन पावर थी इन्वॉल्विंग इन द कॉलोनीज और ट्रेड इन इंडिया। इनका इन्फ्लुएंस जो है ना वो नॉट इतना बड़ा भी नहीं है जैसे ब्रिटिश और पोर्तुगीज़ का था। इनका प्राइमरी फोकस जो है, मतलब इनके जो है ना आइडियाज़ कॉलोनाइजेशंस के या इनके एस्पायरेशंस जो है वो इतने बड़े नहीं थे। बात अगर करें हम, तो इनका फोकस सिर्फ ट्रेड पे था। पर्टिकुलरली जो है इंडियन ओशन में हमने ट्रेड करना है और एस्टैब्लिश करना है एक रिबस्ट प्रेजेंस स्पाइस ट्रेड में, बहुत सारे कोस्टल रीजन्स में इंडिया। अब की एस्पेक्ट जो डच का इन्वॉल्वमेंट का था, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फॉर्मेशन देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फॉर्म हुई 1602 में। एक पावरफुल एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जो क्रिएट की गई थी नीदरलैंड ने compete करने के साथ, बाकी जो compete करने का जो लुक्रेटिव ट्रेड था, मतलब जैसे सिल्क से जा हो गया, स्पाइसेस हो गया, या बाकी वैल्यूएबल गुड्स थे जो ईस्ट इंडिया से आते थे या साउथ एशिया से या इंडिया से, उनके साथ अब यूसी जो ग्रांट उसको सिग्निफिकेंट पावर्स दी गई, इंक्लूडिंग जो एबिलिटी थी कि वो वॉर वेज कर सकती है, निगोशिएटिंग ट्रीटी कर सकती है, एस्टैब्लिश कर सकती है कॉलोनीज, या मेजर कोई ग्लोबल ट्रेड फोर्स कर सकती है। ये सारी पावर्स इनको दी गई। ओके, डच ने प्रेजेंस इंडिया में, देखो डच ने एस्टैब्लिश की वेरियस पोस्ट इंडिया में, 1616 में इन्होंने सूरत में पोस्ट जो है अपनी जो है ट्रेडिंग पोस्ट बनाई। फिर जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने पहला जो फर्स्ट मेजर जो ट्रेडिंग पोस्ट था वो इंडिया में एट सूरत ऑन वेस्टर्न कोस्ट गुजरात में एस्टैब्लिश किया 1616 में। ये दिस पोर्ट बिकेम ए मेजर सेंटर फॉर डच ट्रेड इन इंडिया। पुलकित में 1609, पुलिकेट में जो है जो प्रेजेंट डे चेन्नई मद्रास है, वो अर्लियर डच सेटलमेंट था 1609 में। एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था स्पाइसेस का। फिर कोरोमंडल कोस्ट, डच ने जो है एक्टिवली जो है अलॉन्ग द जो कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ पे टेक्सटाइल का ट्रेड या बाकी गुड्स का ये बाकी, और इस्टेब्लिश की बहुत सारी फैक्ट्रीज, जैसे नागापट्टिनम में है, या कोचिन में 1663 में। फिर डच ने सीज किया कोचिन को पोर्तुगीज से 1663 में, और मार्किंग एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री इन दिस कंपटीशन विद पोर्तुगीज। मालाबार कोस्ट, देखो डच ने जो है एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाया मालाबार कोस्ट में, जहाँ उन्होंने कम्पीट किया बाकी पोर्तुगीज के साथ भी और लेटर यूरोपीय ब्रिटिश के साथ भी। अब राइवलरी जो है पोर्तुगीज की और ब्रिटिश की, देखो जो कन्फ्लिक्ट है विद पोर्तुगीज, देखो डच जो थे वो एक डायरेक्ट कंपटीशन में थे पोर्तुगीज के साथ कंट्रोल करने के लिए ट्रेड रूट्स और पोर्ट्स इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। अब पोर्तुगीज जो थे वो इवेंचुअली ड्रिवन आउट ऑफ बहुत सारे की लोकेशन से पोर्तुगीज को डच ने आखिर निकाला, जैसे मालाबार से 1641 में निकाला, कोचिन से निकाला। राइवलरी वाइल ब्रिटिश और डच भी शेयर करते थे कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट, दे वर राइवल्स स्पेशली स्पाइस ट्रेड में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सेम रीजन में बहुत बार compete करती हुई दिख रही थी। तो दोनों जो है, और कुछ केसेस में वो दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर पोर्तुगीज के साथ compete कर रही थी, ठीक है, उनको बाहर निकालने की। अब डच का डिक्लाइन इंडिया में हुआ 18th सेंचुरी में। बाय द 18th सेंचुरी जो डच थी ना, उन्होंने लॉस्ट मच ऑफ देयर कंट्रोल ओवर द इंडियन ट्रेड।
तो ब्रिटिश के साथ जो है ब्रिटिश को जो है इन्होंने डच जो है ना, डच किससे हारे? ब्रिटिश से। क्योंकि डच ने जो ज़्यादातर अपनी जो मोनोपोली थी, अपनी जो सारी चीज़ें थी, वो ब्रिटिश को हार गए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बड़ा ही रैपिडली एक्सपैंड किया 700 में, एंड द डच जो है ना, उनके पास जो कुछ आउटपोस्ट थी कोचिन, नागीपट्टनम, वो इंक्रीजिंगली ओवर शेडो हो रही थी। क्योंकि वीओसी वो खुद जो है, ये कंपनी जो थी डच कंपनी, ये फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रही थी, करप्शन थी, इंटरनल कन्फ्लिक्ट थे, और इवेंचुअली इनका डिमाइज हुआ 1799 में, इसका डिसोल्यूशन हो गया। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी जो ब्रिटिश है वो हैज़ बिकम द डोमिनेंट यूरोपियन पावर इन इंडिया, और डच जो है ना, उन्होंने अपना जो कंट्रोल है वो सेसीड कर दिया रिमेनिंग ऑफ टेरिटरी जो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का। जैसे ट्रीटी ऑफ पेरिस जो 1814 में हुआ, ऑफिशियली इनसे एंड कर दिया डच की जो कॉलोनियल एफर्ट्स थी इंडिया में, खत्म, फिनिश। ओके, अब अराइवल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। हमने यूरोपियन पोर्तुगीज पढ़ा, हमने डच पढ़ा, अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश आते हैं 1608 में। 1608 में जो अराइवल है इंग्लिश का इंडिया में अर्लियर 17th सेंचुरी में, वो बिगिनिंग एक नया चैप्टर का है हिस्ट्री में, इंडियन ट्रेड के, पॉलिटिक्स के और कॉलोनियलिज्म के। ठीक है, इंग्लिश जो इनिशियली केम टू इंडिया फॉर ट्रेड और चैलेंज करने के लिए जो मोनोपोली है पुर्तगीज की और डच की इस रीजन में। अब प्रेजेंस जो है ना, वो इवेंचुअली क्या हुआ, इस प्रेजेंस ने आखिरकार जो है ब्रिटिश राज को इंडिया में बना दिया, जो 200 साल तक लास्ट करेगा इंडिया में। ये पूरा कैसे होगा, वही तो मॉडर्न हिस्ट्री है एक्चुअली। जो जंक ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो ब्रिटिश भी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो EIC है वो 1600 में एस्टेब्लिश की गई, किसके द्वारा? बाय रॉयल चार्टर, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ग्रांट किया था, जिसने इनको एक एक्सक्लूसिवली एक राइट दिया ट्रेड करने का ईस्ट इंडीज़ में, मतलब ईस्ट, ठीक है, एक वेस्ट इंडीज़ है। अब ये कंपनी का प्राइमरी रोल था कि वो ट्रेड को जो है एक्सपैंड करेंगे इस रीजन में, पुर्तगीज़ की मोनोपोलीज को तोड़ेंगे, बाकी जो है यूरोपियन पावर के साथ कम्पीट करेंगे, और कॉमोडिटी जैसे स्पाइस है, कॉटन है, सिल्क है, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से और साउथ एशिया से जो है यूरोप में लेके आएंगे, यूरोप की मार्केट में, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वॉयज टू इंडिया 1608 में जो पहला ऑफिशियल इंग्लिश जो एक्सपीडिशन था इंडिया में, वो किसके द्वारा लिया गया था? याद रखना, कैप्टन कौन? कैप्टन हॉकिंस, समझे? कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस ने 1608 में वो कहाँ पहुंचे पहली बार? सूरत में, जो एक बड़ा ही प्रॉस्पर पोर्ट था। 1608 में वो अबोर्ड हुए, अबोर्ड द शिप, कौन सी? रेड ड्रैगन शिप का नाम था। की इवेंट इस वॉइस के देखो, सूरत में 1608 में। अब इसको परमिशन लेनी थी मुगल एम्परर जहांगीर से एस्टेब्लिश करने के लिए ट्रेडिंग पोस्ट। बड़ा अच्छे तरीके से जहांगीर ने इसको रिसीव किया, उसने ग्रांट इंग्लैंड उसको ट्रेड ग्रांट दिए गए कि आप जो है सूरत में जो है आपके पास राइट टू ट्रेड। हाउएवर जो पुर्तगीज थे हु ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक प्रेजेंस अपना इंडिया में एस्टेब्लिश कर चुके थे एंड डिड नॉट वेलकम इंग्लिश और ट्राई टू ब्लॉक देयर एक्टिविटीज, ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन इंडिया एंड डिड नॉट वेलकम इंडिया एंड ट्राई टू। अब कैसे पुर्तगीज ने सूरत में, देखो वो तो उनसे पहले आए हुए हैं, अब वो जो है वो अपना जो है ट्रेड रूट वो नहीं चाहते थे कि हमारी मोनोपोली डिसरप्ट हो, हमारी मार्केट में हमारे साथ कोई कंपटीशन आए। तो उन्होंने ब्लॉक करने की इनकी एक्टिविटीज़ को ब्लॉक करने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सारे की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। देखो हॉकिंस ने जो है मिशन जो है उसका प्राइमरली जो था वो डिप्लोमेटिक, और ही सॉट टू स्ट्रेंथ उसका रिलेशनशिप जो इंडिया और मुगल्स के साथ, एम्परर के साथ जो है वो अच्छा करना चाहता है, एक डिप्लोमेटिक वे में जो है अपना रिलेशनशिप जनरेट करना चाहता था। उसने जहांगीर को बड़े बड़े गिफ्ट दिए, इंक्लूडिंग क्लॉक, मतलब घड़ी, जो बड़ा इंप्रेस किया जहांगीर। और निगोशिएटिंग कैरीड ऑन आउट होने लगी सिक्योर करने के लिए इंग्लिश ट्रेडिंग प्रिविलेज। ठीक है, अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट 1613 में जो है पहली जो ईस्ट इंडियन कंपनी ने जो वाज ग्रांटेड फॉर्मल परमिशन जहांगीर के द्वारा दी गई थी कि ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ पे? सूरत में। याद रखना, एक बार क्वेश्चन भी आया था, सूरत में जो है करने की, और यहीं से शुरुआत हुई एक लॉन्ग टर्म जो है ब्रिटिश का प्रेजेंस इंडिया। जो पहली परमानेंट जो ट्रेडिंग जो इंग्लिश ट्रेडिंग सेटलमेंट थी इंडिया में, वो यहाँ से शुरू हुई। इनको जो है राइट दिया गया कि वो फैक्ट्री बिल्ड कर सकते हैं और इंगेज कर सकते हैं ट्रेड में, इनिशियली टेक्सटाइल, इंडिको और स्पाइसेस में। किस में? इनिशियली टेक्सटाइल, इंडिको और स्पाइसेस में। अब एक्सपेंशन जैसे हुआ, इंग्लिश जो एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, देखो जैसे ही सूरत में इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की, इससे क्या हुआ कि इंग्लिश जो है उन्होंने अपना प्रेजेंस तो हुआ।
अब इंग्लिश जो है वो और जो है पोस्टें जो है अक्रॉस जो कोस्ट है इंडिया में वहाँ सेटलमेंट, जैसे मद्रास में 1649 में इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की, जहाँ जो फोर्ट जॉर्ज है। फिर बंगाल में जो है इन द लेट 17th सेंचुरी में फोर्ट विलियम्स जो है कंस्ट्रक्ट हुआ। फिर बॉम्बे में 1668 में जो है वो उसने ब्रिटिश ने जो है सिसीड कर दी अपनी टेरिटरी, पुर्तगीज़ ने ब्रिटिश को। ठीक है, एक मैरिज हुई थी जो डाउरी में, जो मुंबई जो है वो पुर्तगीज़ ने किसको दिया, ब्रिटिश को दिया था। लेकिन इन ब्रिटिश के जो लैंडमार्क जो रूल है इंडिया का, उसका सबसे जो वाटर मार्क पॉइंट है, मुझे लगता है वाटरशेड मोमेंट, वो था फरमान, जो फारूक सियार का फरमान था। अब इन्होंने क्या है, दीवानी राइट जो है ब्रिटिश को दिए 1717 में इस फरमान ने। इसका देखना क्या है, ये एक मोस्ट सिग्निफिकेंट इशू था जो फारूक सियार कौन था, मुगल एम्परर। इसने 1717 में जो है फरमान ग्रांट किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि उनके पास राइट टू ट्रेड है, ड्यूटी फ्री, कोई बिना किसी ड्यूटी के, ठीक है, ट्रेड करने का उनको राइट दिया गया। मिंट देयर ओन कॉइन्स इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में अपने कॉइन्स बना के छाप के दे सकते हो। कुछ की एलिमेंट्स देखते हैं फरमान। तो ब्रिटिश को पहले तो अलो कर दिया ट्रेड का इस रीजन में बिना कस्टम ड्यूटीज दिए, बगैर टैक्सेस। अब ये फरमान ने कंफर्म किया कि ब्रिटिश कंपनी के पास राइट है कि वो अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी मिलिट्री फोर्सेस को। उनको बड़ा ही, इस फरमान ने ना उनको इस एरिया में, इस रीजन में बहुत पावर्स दे दी, उनका इन्फ्लुएंस होने लगा इन डिसीजन मेकिंग। ये प्लान जो था ना, वो एक बड़ी जो प्रिविलेज दी गई थी किसी फॉरेन ट्रेडर्स को, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट था। मुगल कीन थे, मुगल तो ये लेके वो प्रमोट करें ट्रेड को, जो फेस कर, क्योंकि मुगल तो फेस कर रहे थे ना रेवेन्यू को और ग्रोइंग जो कंपटीशन था बाकी यूरोपियन पावर जैसे फ्रेंच और जो डच के साथ, ट्रेड प्रमोट करने के चक्कर में। अब फरमान ने जो है ना, इससे एक शिफ्ट हुआ, इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको एक लीगल प्रोटेक्शन दी और प्रिविलेज दी कि वो फैसिलिटेट कर सकते हैं ट्रेड ऑपरेशंस अपने और ग्रो कर सकते हैं इंडिया में। अल्टीमेटली जो लीड करेगा कंपनी की जो ग्रोइंग पॉलिटिकल है और मिलिट्रिकल इन्फ्लुएंस को, इस प्रकार। दूसरा के प्रिविलेज फॉर ब्रिटिश, देखो इन एडिशन टू जो दीवानी राइट्स है, फारूक ने ऑल्सो हैव प्रोवाइडेड सर्वल अदर की बहुत सारे, जैसे एक्सेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, ब्रिटिश इंपोर्ट कर सकते हैं गुड्स इंडिया में बिना टैक्स पे किए, ठीक है, इनके गुड्स चीपर होंगे। अब इनके गुड्स चीपर होंगे और ये अलो देम टू डोमिनेट द मार्केट, इनके गुड्स पे टैक्स नहीं लगेगा तो ये महंगे नहीं होंगे, तो ये ला के यूरोप से जितनी मर्जी चीज़ें बेच सकते हैं, इंडिया में बेच सकते हैं या नहीं। कमर्शियल, देखो कमर्शियल फ्रीडम, देखो कंपनी वाज अलाउड टू कंडक्ट ट्रेड फ्रीली अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ मुगल इंडिया, पर्टिकुलरली जो कोस्टल रीजन से, बिना किसी लोकल अथॉरिटी के इंटरफेरेंस के। जो कंपनी है वो कहीं पे भी ट्रेड कर सकती है लोकल पीपल के इन्वॉल्वमेंट के बिना। राइट ओवर फैक्ट्री लोकेशन, देखो फरमान ने इंश्योर किया कि ब्रिटिश कुड सेट अप फैक्ट्री एट की लोकेशन, जैसे सूरत में फैक्ट्री बना सकते हैं, कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में, और कंट्रोल जो पुर्तगीज के कंट्रोल में थी वो भी हैंड ओवर कर दी गई ब्रिटिश को 668 में, क्योंकि मुंबई, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश एक्सपेंशन, देखो ये प्रिविलेज ग्रांट जो फारूक सियार ने की, ये क्रूशल थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इनके पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर जो फ्यूचर में राइज होगा वो यहीं से शुरू होता है। पहले तो इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड हो गया, इनके पास एबिलिटी के वो कंट्रोल कर सकते हैं बहुत से की जो रूट्स हैं और पोर्ट्स हैं, ट्रेड रूट और पोर्ट्स, और ब्रिटिश जो ग्रेजुअली जो है अपने कमर्शियल ऑपरेशन जो है एक्सपैंड करने लगी। फरमान ने हेल्प किया कंसोलिडेट करने के लिए ब्रिटिश पावर बहुत से की रीजन से, पर्टिकुलरली जो बंगाल, उड़ीसा और मद्रास था, और इसने इवेंचुअली हेल्प किया कंट्रोल करने का अवर इंडियन टेरिटरीज। और इससे ये क्यूमिनेटिंग जो था इन ब्रिटिश डोमिनेंस में सब कॉन्टिनेंट में जो लेट 18th सेंचुरी में होगा, वो यहीं से स्टार्ट होता है फारूक सियार के फरमान से, ठीक है। अब इस तरीके से आए। डेन्स का जो है वो डेनमार्क से बिलोंग करते थे। डच ने जब डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट, विलियम्स ने 1663 में जो मॉडर्न डे कोची या कोचिन है, इन 1884 जो है कोचिन बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी। 1616 में जो है जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो इस्टेब्लिश की गई। 1620 में जो इन्होंने ट्रेडिंग और पोस्ट बनाया ट्रैंकोबार में, तंजौर में। 1755 में जो है डेनिश फाउंडेड कॉलोनी एट जो फ्रेडिक जो नगर है
नियर नियर सेरमपुरा इन बंगाल। 1775 में जो है कंपनी बैंकरप्ट हो गई और जो सेरमपुरा था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया डेनिश क्राउन को। 1845 में डेनमार्क ने ये सेरमपुरा की जो है ये भी जो है ब्रिटिश को दे दी और इससे जो है डेनिश का रूल, ये एक अब्रप्ट सा रूल था, कुछ अर्सा चला, ठीक है, वो भी इतना प्रोस्पेरिटी से नहीं चला और ख़त्म हो गया। ओके, का पढ़ा किस तरीके से जो है उनका राइज हुआ, किस तरीके से जो है उन्होंने फरमान लिया फारूकशहर का, पहले जहांगीर के साथ किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल टाइज बनाए, किस तरह से सूरत में एस्टैब्लिश की, और फिर ओवर ऑल जब फरमान के बाद किस तरह से उन्होंने जो है कोस्ट लाइन पे जो है अपना एक्सपेंड किया ट्रेड रूट्स। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1664 में आती है। देखो फर्स्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो इस्टेब्लिश की गई थी जेन बैप्टाइज जो कॉलबर्ट थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, जो किंग लुइस 14 के, फ्रांस का जो किंग था लुइस 14, उसका जो है फाइनेंस मिनिस्टर था। ये कंपनी क्रिएट की गई थी गोल के साथ कि इंगेज करेंगे ट्रेड में ईस्ट इंडियज के साथ, जैसे साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के साथ, और जो राइवल हैं जो ग्रो कर रहे हैं कमर्शियल और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस जो है ब्रिटिश और डच के साथ। अब ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, हमने वैल्यूएबल जो कमोडिटी जैसे स्पाइस, कॉटन, टेक्सटाइल और सिल्क इसमें ट्रेड करना, कंट्रोल करना और एस्टैब्लिश करना फ्रेंच का डोमिनेंस इंडियन ओशन में, साउथ एशिया में, और अल्टीमेटली कंट्रोल गेन कर लेना रिच रिसोर्सेज का। फ्रेंच जो है अराइव होते हैं इंडिया में 1667 में, 1667 में। पहली जो मेजर फ्रेंच का जो अटेम्प्ट था वो फुट होल्ड जो है इंडिया में वो 1667 में हुआ। ऑल दो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इनिशियल अर्लियर अटेम्प्ट भी किए थे। 1667 में फ्रेंच ने पहली बार एक अपनी ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में इस्टेब्लिश की, वेस्टर्न कोस्ट जो इंडिया की थी, और पहला जो है मेकिंग इट अर्लियर प्रेजेंस इन इंडिया। होएवर सूरत जो था वो प्राइमरली जो है वो सेंटर था कंट्रोल किसके पास, पुर्तगीज के पास और लेटर ब्रिटिश के पास। इससे जो है फ्रेंच को ये डिफिकल्ट हुआ अपना डोमिनेट करने के लिए इस एरिया से, ठीक है। अब क्या है, एस्टेब्लिशमेंट इन पौंडीचेरी, फिर 1674 में पौंडीचेरी में पहला जो टर्निंग पॉइंट था फ्रेंच की प्रेजेंस का इंडिया में, वो कुछ सालों के बाद आफ्टर 1667 वो जब पौंडीचेरी में जो आज जो जिसको हम पुडुचेरी कहते हैं ऑफिशियली एस्टेब्लिश की गई पहली फ्रेंच कॉलोनियल सेटलमेंट 1674 में। याद रखना, अब फ्रेंच ने सिक्योर किया पुडुचेरी या पौंडीचेरी किसकी ग्रांट से, सुल्तान ऑफ बीजापुर, और ये पोर्ट बिकेम ए सेंट्रल हब फ्रेंच जो एक्टिविटीज़ का उसका एक बहुत बड़ा हब बन गया सब कॉन्टिनेंट में। जो पौंडीचेरी थी वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड थी कोरोमंडल कोस्ट में, और ये प्रोवाइड करती थी फ्रेंच को विद एन एक्सीलेंट बेस फॉर ट्रेड एंड एक्सपेंशन इन इंटीरियर ऑफ साउथर्न इंडिया। नेक्स्ट है अब फ्रेंच ट्रेड एंड एक्सपेंशन। देखो फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ऑपरेट करने लगी अलोंग द कोस्ट। फोकस इनका था टेक्सटाइल, स्पाइसेस और अदर गुड्स जैसे बाकी यूरोपियन पावर का था। दे ऑल्सो बिकेम इन्वॉल्व नेवल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हुए, क्योंकि जो एम टू चैलेंज जो ब्रिटिश की डोमिनेंस को इंडियन ओशन में चैलेंज कर रही थी, क्योंकि ब्रिटिश और फ्रेंच का तो सदियों से इनकी जंग थी फ्रॉम मेडिवल टू एंशिएंट। अब थ्रू आउट लेट 17 और 18 सेंचुरी में फ्रेंच ने बहुत सारे जो अटैम्प्ट किए एस्टेब्लिश करने के लिए अपना एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड कहाँ पे, इंडियन कोस्ट लाइन पे, इंक्लूडिंग जो जैसे चंदेर नगर है बंगाल और बाकी रीजन में। अब फ्रेंच ऑल्सो बिकेम इन्वॉल्व विद कार्नाटिक वॉर्स जो चली 1746 से 73, जो सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट थी ब्रिटिश के साथ टेरिटरी कंट्रोल करने के लिए साउथ इंडिया में, पर्टिकुलरली जो तमिलनाडु और केरला था। ये वॉर जो ना एक ब्रॉडर यूरोपियन राइवलरी जो थी उसका भी पार्ट थी। कहीं होम में भी हो रही है फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में, ब्रिटिश के बीच में, यहाँ पे भी हो रही है। किसी तरीके से हम डोमिनेंस, क्योंकि ये वॉर्स डिसाइड करेंगी कि कौन इंडिया को डोमिनेट करेगा, कौन एशिया को डोमिनेट करेगा, कौन साउथ एशिया को डोमिनेट करेगा, ठीक है। टू मेजर पावर कोलाइडिंग, ओके। तो अर्लियर फ्रेंच और ब्रिटिश राइवलरी, देखो फ्रेंच जो थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एस्टेब्लिश हुई 1664 में। इनका इंटेंशन था कि हम चैलेंज करेंगे ब्रिटिश और डच को फॉर कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडियन ओशन। अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना प्रेजेंस ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया था 1600 में, और राइवलरी जो थी बिटवीन टू कंपनी वो मोर प्रोनाउंस हुई 17 सेंचुरी में, जब फ्रेंच ने एफर्ट डालने लगे कि साउथ ईस्ट इंडिया, साउथर्न इंडिया में कोरोमंडल कोस्ट पे जो मॉडर्न डे तमिलनाडु है, विद एन इंपॉर्टेंट बेस भी बना लिया इन्हें पौंडीचेरी में। और ब्रिटिश जो थी वो ज़्यादा फोकस थी बंगाल और नॉर्थ वेस्ट रीजन में, गुजरात और बंगाल में, साउथ रीजन में नहीं थी। तो यहीं से जो कार्नेटिक वॉर्स का स्टार्ट हुआ। कार्नेटिक वॉर जो है ना वो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट थी जो साउथ इंडिया में होने लगी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, जिनमें लोकल रूलर्स भी सपोर्ट कर रहे थे।
वो भी कंट्रोल चाहते थे टेरिटरीज पे, पर्टिकुलरली जो कर्नाटिक एरिया था, जो मॉडर्न डे तमिलनाडु है, या जो पार्ट ऑफ जो आज आंध्र प्रदेश का है, जो नॉर्थन सरकार है। अब कैसे चले? पहली जो फर्स्ट वॉर आती है वो 1746 से 1748 के बीच में। पहली जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई, ये बैटल जो है 1746 और 1748 के बीच में लड़ी गई। ये पार्ट एक लार्जर जो वॉर भी थी, जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन हो रहा था ना यूरोप में, अलोंग इट वाज फोर्ट इन इंडिया, वहां पे भी लड़ी जा रही है, यहां पे भी। ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट जो था वो ड्रिवन बाय यूरोपियन राइवलरीज, पर्टिकुलरली बिटवीन ब्रिटिश और यूरोप फ्रांस के बीच में, जो एक्सटेंड कर रहे थे अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट इंडिया में। अब बैकग्राउंड वॉर का क्या था? यूरोपियन, देखो इसका हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं कहाँ से। देखो वॉर जो था ऑस्ट्रियन सक्सेशन का, वो था यूरोपियन कन्फ्लिक्ट, जिसमें इन्वॉल्व थे बहुत सी यूरोपियन पावर, बहुत जो ब्रिटिश थी और फ्रांस थी वो इन्वॉल्व थी इस बॉर्डर वॉर में जो बड़ी वॉर चल रही थी। ये लाइवरली जो है ना, ये बढ़ते 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 इंडिया में पहुंच गई, और बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी, जहाँ पे फ्रेंच और जो है जो ब्रिटिश थे और बाकी यूरोपियन पावर भी थी। फ्रेंच ने अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश किया इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1664 में पौंडीचेरी अपना बेस बनाया, वाइल ब्रिटिश जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसका सेटलमेंट मद्रास में था, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, देखो बोथ ब्रिटिश और फ्रांस जो थे, फ्रेंच वो चाहते थे कि जो इंडियन इंटरेस्ट है प्राइमरी जो ट्रेड का है, वैल्यूएबल गुड्स सर्विसेज, जो स्पाइसेस थी, टेक्सटाइल थी और बाकी वैल्यूएबल गुड्स थी, दोनों वही चाहते थे। दोनों ने जो है कुछ की ट्रेडिंग पोर्ट्स और रीजन्स जो है पर्टिकुलरली अलोंग द जो कोरोमंडल कोस्ट है, जो मॉडर्न डे में, वो क्रूशल थे दोनों यूरोपियन पावर्स के लिए। पुर्तगीज इन्फ्लुएंस, देखो पुर्तगीज जो थे वो ऑल्सो प्रेजेंट थे इंडिया में, बट उनका डिक्लाइन हुआ 18th सेंचुरी के बाद। बोथ फ्रेंच और जो ब्रिटिश है वो अपना जो है इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सपेंड करने लगे पुर्तगीज के जाने के बाद, डिक्लाइन होने के बाद। मेजर इवेंट देखो, मेजर इवेंट में जो है पहली जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई तो उसमें क्या क्या हुआ? कैप्चर ऑफ मद्रास 1746 में। जैसे जैसे जब वॉर स्टार्ट हुई ना, तो फ्रेंच फोर्सेज जो डुप्लेक्स जो जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स थे, जो गवर्नर था, पहला गवर्नर था फ्रेंच इंडिया का, उसने अटैक किया और कैप्चर कर लिया मद्रास। किससे? तब मद्रास था ब्रिटिश सेटलमेंट 1746 में। ठीक है, अब मद्रास जो था एक इंपॉर्टेंट ब्रिटिश का बेस था कोरोमंडल कोस्ट में, और एंड इट लॉस रिप्रेजेंटेड एक मेजर ब्लो। जी, इसका हारना जो है ये बहुत बड़ी जख्म थी ब्रिटिश के लिए। तो ब्रिटिश ने अंदर एडवन वर्नन के अटेम्प्ट किया कि हम मद्रास को रीटेक करेंगे, किससे? फ्रेंच से, लेकिन अनसक्सेसफुल रहे, और फ्रेंच ने ये सिटी जो है हेल्ड की फॉर ए पीरियड। अब नेवल एंगेजमेंट होता है, मद्रास कैप्चर कर लिया फ्रेंच के द्वारा, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746। तो मच ऑफ दी जो फाइटिंग थी, जितनी भी लड़ाई हुई वो समुंदर में हुई। जो ब्रिटिश और फ्रेंच जो नेवीज थी वो एक दूसरे के साथ क्लैश करने लगी, जो मेजर कोस्ट थे उसको कंट्रोल करने के लिए। फ्रेंच के पास जो सुपीरियर फ्लीट थी और वो एबल टू डोमिनेट द सी फॉर ए पीरियड, और ये हेल्प किया उनको मेंटेन करने के लिए बहुत से स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो मद्रास और पौंडीचेरी में। अब फ्रेंच जीत रही है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ये बात याद रखना। वहीं आती है ट्रीटी जो है एक्सला चैपल की, जो 1748 में। अब द वॉर वाज एक प्रॉपर जो एक बड़ी जो है ब्रॉडर यूरोपियन कन्फ्लिक्ट थे। मैंने आपको बताया वॉर ऑफ सक्सेशन जो चल रहा है। इस ट्रीटी के साथ क्या हुआ, इसने जो है पीस रिस्टोर कर दिया यूरोपियन पावर्स के बीच में, और इस ट्रीटी का रिजल्ट हुआ कि जो रिस्टोरेशन मद्रास को ब्रिटिश को दिया जाए वापस, अलोंग द फ्रेंच रिटेन द पौंडीचेरी एंड सम ऑफ अदर टेरिटरी इन इंडिया। मद्रास जीता हुआ वापस दिया गया। ये ट्रीटी जो है ना, यही गड़बड़ हुई फ्रेंच के लिए, मुझे लगता है। अब जो सेटलमेंट है वो रिजोल्व नहीं हुई, जो अंडरलाइनिंग राइवलरी है जो नीचे दबी हुई है फ्रेंच और इंडिया के बीच में, वो टेंशन कंटिन्यू रहेगी इंडिया में। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके की आउटकम फ्रेंच को क्या मिला? देखो, फ्रेंच ने इनिशियली तो गेन किया अपर हैंड मद्रास को कैप्चर करके, अपना डोमिनेंस कार्नेटिक रीजन्स में शो करके, और जिसमें जो है डुप्लेक्स ने जो है बहुत क्रूशल रोल प्ले किया सक्सेस में, चाहे वो डिप्लोमेसी के थ्रू, चाहे मिलिट्री स्ट्रेटेजी के थ्रू। ब्रिटिश को सेटबैक हुआ। देखो, ब्रिटिश वे फोर्स टू रिलैंक्विश मद्रास, जो मेजर सेटबैक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। हाउएवर रिकवर कर लिया ट्रीटी ऑफ जो एक्जिला चैपेला था, जो भी फ्रेंच नेम है। अब जो है एक्सले चैपेल जो ट्रीटी हुई 1748 में, इस ट्रीटी ने जो स्टेटस को कर दिया बिटवीन ब्रिटिश और फ्रेंच। मतलब इट डिड नॉट ब्रिंग एन एंड टू देयर कंपटीशन। कोई क्लियर फैसला नहीं हुआ ना,
वॉर तो यूरोपियन डिस्प्यूट्स पे लड़ी जा रही थी ना, जो एसेंशियली जो है, जिससे अलाउ किया बहुत ब्रिटिश और फ्रेंच को ऑपरेशन कोऑपरेट करने के लिए, इंडिया में ऑपरेशन जो है कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन इसका जो है फर्दर जो है एक एक बेस बन गया लड़ाई का, इससे राइवलरी। और डिस्पाइट द ट्रीटी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो हमेशा राइवल रहे। वो जो है वो अपना जो है कंट्रोल चाहते थे इंडिया की ट्रेड रूट्स और टेरिटरीज पे। अब क्या हुआ, जो सब्सिक्वेंट सेकंड जो कर्नाटिक वॉर होगी 1749 से 54 में, उसका जो है डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल जो है रहेगा, और इसी से जो है मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन बहुत बार होगी। तो यहीं से निकलेगा जो सेकंड कौन सी जो है कार्नेटिक वॉर। अब सेकंड कार्नेटिक वॉर जो है वो एक सिग्निफिकेंट कन्फ्लिक्ट था दोनों कंपनीज के बीच में, दोनों ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। वो भी साउथ में हुआ, वो भी 1749 से 1754 के बीच में। ये वार कंटिन्यू रही, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो इंडिया में थी। लार्जली इसने जो यूरोपियन स्ट्रगल थी इन कंटेक्स्ट ऑफ जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ है ना, या 7 वॉर था, जो 7 ईयर वॉर चल रहा था, है ना, कैसे की बैकग्राउंड देखो। जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी वो टेम्परेरी पीस तो हुआ ट्रीटी के थ्रू, जो एग्जिला चैपल की ट्रीटी थी, लेकिन टेंशन जो है वो हाई रही बिटवीन दोनों ब्रिटिश के बीच में भी और फ्रेंच के बीच में भी, कंट्रोल करने के लिए इंडियन टेरिटरी और ट्रेड रूट्स। यूरोपियन पावर जो थी वो राइवलरी थी इंडिया में कंटिन्यू अफेक्ट कर रही थी बहुत सारे कॉलोनियल एम्बिशंस एक दूसरे के, और ब्रिटिश जो है वो एक्सपैंड करना चाहती थी अपना इन्फ्लुएंस और ट्रेड, और वाइल फ्रेंच जो थे वो डिटरमाइंड टू रिटेन, वो भी अपना जो है जो डोमिनेंस था वो रिटेन रखना चाहते थे, और अपना इस रीजन में, साउथर्न रीजन में और अपनी ताकत इंक्रीज करना चाहते थे, और टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहते थे, और फैक्ट्रीज और फोर्ट्स बिल्ड करना चाहते थे। अब दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो क्या थे, सेम थे। जब दोनों के इंटरेस्ट सेम हो तब क्या होगा, तब होगा पावर स्ट्रगल अमोंग इंडियन रूलर। अब जो स्ट्रगल ऑफ पावर था इंडियन रूलर्स के बीच में, पर्टिकुलरली जो कार्नेटिक रीजन में लोकल रूलर्स भी तो थे, प्रोवाइडेड इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की दोनों ब्रिटिश और फ्रेंच के लिए इंटरवीन करने के लिए इन्फ्लुएंस। पर्टिकुलर जो नवाब जो था कार्नेटिक का या आरकोट का, उन्होंने भी की रोल प्ले किया, दोनों साइड से सपोर्ट लेने की कोशिश की इस रीजन में अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए। इसमें फ्रेंच गवर्नर का डुप्लेक्स का क्या रोल था, देखो फ्रेंच गवर्नर जो डुप्लेक्स था वो इंस्ट्रूमेंटल है फ्रेंच की सक्सेस में। इन पहली कार्नेटिक वॉर में जब जीते थे, वो तो ट्रीटी ने उसको न्यूट्रल कर दिया ना। अब फ्रेंच इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि उन्होंने लोकल रूलर्स को सपोर्ट किया, जैसे नवाब ऑफ जो कार्नेटिक जो अनवरुद्दौला था, और उसका कैंडिडेट थ्रोन जो मुजफ्फर जंग था, इनको। अब डुप्लेक्सिस का एम्बिशन था कि वो इस्टेब्लिश करेगा कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द रीजन, लेकिन लोकल रूलर के अलायंस के साथ। फ्रेंच लोकल रूलर्स को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, फाइनेंशियल सपोर्ट अपने अलाइज को प्रोवाइड कर रहा था। तो क्या माइंड गेम खेल रहा है अब लोकल रूलर्स के साथ। बड़े जो मेजर इवेंट हुए सेकंड में, देखो बैटल ऑफ आरकोट 1749 में जो मेजर इवेंट था वो सेट टू एट ऑफ जब सेकंड वॉर हुई आरकोट में 1749 में। देखो फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे मुजफ्फर जंग को नवाब बनाने के लिए दक्कन का, जो कार्नेटिक रीजन्स जो जिसमें इंक्लूड होते थे, और ब्रिटिश जो थे वो बैक कर रहे थे नवाब जो अनवरुद्दौला और उसकी फैमिली को। अब दोनों अलग अलग है, इससे जो है पावर स्ट्रगल हुआ बोथ साइड में, जो रिजोल्व हुआ बाय इंटरवीनिंग ऑन बोथ ऑफ देयर प्रेफरेंस कैंडिडेट। अब मुजफ्फर जंग था वो इनिशियली डिफीट हो गया, और उसका राइवल जो सलाबत जंग था वो जो उसको बना दिया गया नवाब ऑफ ढक्कन। बट फ्रेंच का इन्वॉल्वमेंट जो है लोकल पॉलिटिक्स में कंटिन्यू रहा, चाहे उनका कैंडिडेट हार गया और दूसरा बन गया सलाबत जो जंग है। लेकिन इसमें क्लाइव का देखो, रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत टर्मेंडस फिगर है, जो आगे चल के हिस्ट्री में देखना बहुत अहम रोल प्रोवाइड करेगा। वन ऑफ माई फेवरेट, इफ आई हैव टू से, आई शुडंट, बट वन ऑफ माई फेवरेट मिलिट्री टेक्नीशियन इन होल ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव एक ब्रिटिश का कॉलोनियल हिस्ट्री का की फिगर है, कैसे ये जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रिटिश की सक्सेस की इस पीरियड में, यहाँ से लेके देखना प्लासी तक। अब वो इन्वॉल्व हुआ सीज ऑफ आरकोट में 1751 में, जब ब्रिटिश फोर्सेज जो है उन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया अगेंस्ट फ्रेंच बैक्ड सीज। आरकोट पे हमला किया इसने सक्सेसफुली। क्लाइव की लीडरशिप इस सीज के दौरान, उसकी रेपुटेशन और उसकी कंट्रीब्यूशन इवेंचुअली उसकी सक्सेस का कारण बनेगी, ब्रिटिश सक्सेस का इस रीजन में। ठीक है, आरकोट जो है सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया क्लाइव ने। अब फिर बैटल ऑफ अध्यार, देखो ये भी एक सिग्निफिकेंट बैटल थी जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुई सेकंड कार्नेटिक वॉर में। ब्रिटिश ने जो हरा दिया
फ्रेंच जो की फोर्सेस को जो बैक की गई थी, फोर्सेस ऑफ अनवर द्वाला। अब ब्रिटिश ने फ्रेंच को फिर बाहर आया बैटल ऑफ वांडीवोश में भी 1762 में। इंपॉर्टेंट है, कब हुई? 1752 में। किस किस के बीच में? ब्रिटिश के बीच में और फ्रेंच के बीच में, बैटल ऑफ वांडीवोश, जिससे जो है ब्रिटिश पावर बहुत ज़्यादा इस एरिया में कमज़ोर होगी। आउटकम क्या आया इस बैटल का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का? देखो, पहला ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। देखो, इस वॉर ने जो है एंड किया विद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो 1754 में जो साइन की गई बोथ ब्रिटिश और फ्रेंच के द्वारा अपनी सिचुएशन को रिस्टोर करने के लिए और स्टेटस को डालने के लिए। कोई रिजल्ट नहीं पड़, जैसा था वैसे हालात रहेंगे बिफोर द वॉर, इफेक्टिवली कंफर्मिंग कि ब्रिटिश की सुप्रीमेसी होगी साउथ इंडिया में। इस ट्रीटी ने रिकॉग्नाइज किया कि ब्रिटिश कंट्रोल जो कार्नेटिक रीजन में और पार्ट ऑफ ढक्कन में, वाइल जो फ्रेंच है वो उनको अलाउ किया कुछ ट्रेडिंग पोस्ट पौंडीचेरी, चंदेर नगरी या कारिकल में। इससे यहाँ पे क्या हुआ? डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच पावर। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लीडरशिप अंडर डुप्लेक्सिस, वो अचीव नहीं कर पाई एक लास्टिंग डोमिनेंस जो करना चाहती थी। जब उसकी जगह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, विद द हेल्प ऑफ फिगर जैसे क्लाइव लॉर्ड है, उसकी मदद से उन्होंने कंसोलिडेट किया साउथ इंडिया को। अब जो फ्रेंच था ऑल थ्रू प्रेजेंट तो थे ना इंडिया में, अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस खो चुके थे और उनके चांसेस जो थे चैलेंज करना ब्रिटिश को इंडिया में वो बहुत कमजोर हो चुके थे, सिग्निफिकेंटली वीकेंड। अब स्ट्रेंथिंग ऑफ ब्रिटिश, देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अमर्ज हुई विनर सेकंड वर्ल्ड वॉर में, सेकंड कार्नेटिक वॉर में, सॉरी, और इन्फ्लुएंस साउथ इंडिया में उनका एक्सपेंड हुआ। इन्होंने जो है मराठास के साथ, मैसूर के साथ और बाकी इंडियन स्टेट के साथ जो फर्दर अलायंस बिल्ड करके एक डोमिनेंस क्रिएट किया, और ये एक ग्राउंड वर्क था इवेंचुअली जो ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में बनेगा और जो कंटिन्यू टू एक्सपैंड होता रहेगा फॉर डिकेड्स। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर में जो 1756 से 63 में चलती है। देखो, ये पार्ट था एक ब्रॉडर जो 7 ईयर्स जो वॉर था 1756 से 63 में, जो ब्रिटिश और फ्रेंच के लड़ रहे थे आपस में ग्लोबल सुप्रीमेसी के लिए। इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आता है और ये फाइनल फेज है एंग्लो फ्रेंच जो राइवलरी है कंट्रोल करने के लिए ट्रेड या टेरिटरी, जो पर्टिकुलरली साउथ इंडिया। ये वॉर प्राइमरली जो था एक कंटिन्यूशन था जो कार्नेटिक वॉर जो सेकंड हुई थी उसके बाद का, जो पावर स्ट्रगल जो यूरोपियन पावर का था और डोमिनेंस करने का। इसका बैकग्राउंड क्या था? ग्लोबल कंटेस्ट था, 7 ईयर वॉर लड़ी जा रही थी मेजर यूरोपियन पावर्स के बिटवीन, किसके से? यूरोप और फ्रांस के बीच में। अब ये कन्फ्लिक्ट जो ग्लोबल डोमिनेंस का था ये लड़ा जा रहा था कहाँ? यूरोप में, बट इसका नॉर्थ अमेरिका, कैरिबियम, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, इंडिया सब जगह इम्पैक्ट हो रहा था। इस इंडिया में ये वॉर सिर्फ ये कन्फ्लिक्ट दो यूरोपियन पावर की नहीं थी, लेकिन लोकल रूलर्स भी इसमें इन्वॉल्व हुए। बहुत से उन्होंने अलाई अपने रिस्पेक्टिव यूरोपियन पावर्स के साथ अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए। कोई फ्रेंच के साथ जा रहा है, कोई ब्रिटिश के साथ जा रहा है, अपने अपने फायदे देख रहे थे। अब रोल ऑफ इंडियन रूलर देखो, मैंने बताया था जो फ्रेंच इंटरेस्ट थे वो अलायंस थे नवाब ऑफ कार्नेटिक के साथ और नवाब ऑफ आर्कोट के साथ, और ब्रिटिश का जो स्ट्रॉन्ग अलायंस था मराठा और नवाब ऑफ बंगाल और लोकल रूलर्स के साथ। तो चंदा साहिब एक क्लाइमेट जो थे जो थ्रोन ऑफ नवाब ऑफ आर्कोट, वो सपोर्ट किया जा रहा था फ्रेंच के द्वारा कि इसको बनना चाहिए, और ब्रिटिश जो है वो बैक कर रहे थे नवाब आर्कोट का, किसको? मोहम्मद अली को। फिर से वही बात। अब डिक्लाइन देखो, जैसे ही सेकंड कार्नेटिक वॉर हुई फ्रेंच की पोजीशन इंडिया में जो है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुई। ब्रिटिश ने गेन किया अपर हैंड, स्पेशली आफ्टर जो विक्ट्री हुई थी बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में, जब उन्होंने बंगाल के नवाब को डिफीट किया था मीर जाफर के साथ। तो डिस्पाइट उनके सेटबैक के फ्रेंच जो है अंडर लीडरशिप जो जनरल ड्यूप्लेक्स है उसको दोबारा बुलाया गया 1754 में, जो लेटर कंटिन्यू टू चैलेंज ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में। जो मेजर इवेंट हुए वो पढ़ते हैं। 1760 में बैटल ऑफ वांडीवाश होती है जो एक बड़ी डिसाइसिव बैटल थी। इसमें तमिलनाडु में जब बैटल ऑफ वांडीवाश लड़ी जाती है, ब्रिटिश फोर्सेस को कौन लीड करता है? सर आयरकूट, बहुत एक ब्रिलियंट जनरल, और फ्रेंच फोर्सेस जो है काउंट डी ले के अंडर ब्रिटिश की होती है जीत। ठीक है, और ब्रिटिश जो है वो कंप्लीटली जो है डिमोलिश कर देती है फ्रेंच की कोई भी डोमिनेंस। फर्दर कोई डोमिनेंस अगर इंडिया में हो पाती वो यहाँ खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। जो लास्ट रे ऑफ होप थी वो भी विक्ट्री जो है वो सॉलिडिफाई करती है ब्रिटिश का कंट्रोल कार्नेटिक रीजन में और फ्रेंच की मिलिट्री पावर को साउथ इंडिया से खत्म। फिर आती है सीज 1761 में पौंडीचेरी की। आफ्टर द डिफीट ऑफ जो वांडीवाश है, ब्रिटिश फोर्स जो है वो एक सीज करते हैं किसमें? पौंडीचेरी में, और फ्रेंच का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था इंडिया में। ब्रिटिश जो है बिसीज द टाउन एंड इवेंचुअली कैप्चर करते हैं 1761 जनवरी में एक प्रोलॉन्ग सीज के बाद। पौंडीचेरी गिरता है, इससे जो है कंप्लीट कोलैप्स हो जाता है फ्रेंच पावर का इंडिया में।
जो ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है फिर 1763 में, जो फॉर्मली ब्रिटिश का कंट्रोल जो है देता है फ्रेंच की टेरिटरीज में इंडिया में ओवरऑल। पहली वॉर के बाद जहां थोड़ा सा एडवांटेज फ्रांस के पास था, उसके बाद कंटिन्यूसली जो है फ्रेंच हारे। उसके रीजंस देखते हैं, फ्रेंच की क्या वीकनेस थी। देखो, डिस्पाइट एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नेवल फोर्स होने के बाद भी, मिलिट्री सक्सेस होने के बाद भी अर्लियर वॉर में फ्रेंच जो है पुअर लीडरशिप, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज की वजह से जो हारा। जो काउंट डी ले है, जो फ्रेंच कमांडर था, वो क्रिटिसाइज किया गया उसकी लीडरशिप के लिए ड्यूरिंग वार, पर्टिकुलरली जब वो वांडीवाश में हो रहा और पौंडीचेरी फॉल हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रेंड भी थी, क्योंकि वो ये एक सरकारी कंपनी थी जो है किंग के अथॉरिटी के अंदर थी, ठीक है, मोनार्क के अंदर थी। वहीं जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट अथॉरिटी एंटिटी थी, तो रिसोर्सेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डिस्पोजल में थे वो इनके पास नहीं थे। थर्ड कार्नेटिक वॉर का एंड क्या है, ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, जो फॉर्मली जो है एंड करता है 7 ईयर वॉर और रिजल्ट करता है सिग्निफिकेंटली रीअलाइनमेंट ऑफ टेरिटरी कंट्रोल। ब्रिटिश को और फ्रेंच को दोनों को डिवाइड किए जाते हैं ग्लोबल लेवल पे। ब्रिटिश का गेन होता है, देखो ब्रिटिश का पौंडीचेरी पे भी गेन होता है और बाकी फ्रेंच टेरिटरीज में भी इंडिया में। ऑल थ्रू पौंडीचेरी को वापस किया गया फ्रेंच को आफ्टर वॉर, लेकिन ब्रिटिश डोमिनेंस जो साउथ इंडिया में था, इंक्लूडिंग जो कार्नाटिक रीजन में था, वो बहुत हद तक सॉलिडिफाई करे, और ब्रिटिश ने ऑलरेडी बंगाल कर चुके हैं प्लासी के बाद। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है एट दिस टाइम अपना एक सबसे बड़ी यूरोपियन पावर जो है इंडिया में हो गई। फ्रेंच जो है उन्होंने कुछ स्मॉल टेरिटरी जो इनक्लेव, पौंडीचेरी, चंदेल नगरी, कारेकल जो है ये चीज़ें की, मार्जिनली इफेक्टिव थे, लेकिन वो जो पॉलिटिकल और मिलिट्री और जो वो डोमिनेंस का जो ख्वाब था वो यहाँ ख़त्म हो गया। ब्रिटिश जो है वो एमर्ज हो गए, है ना, और अनराइवल्ड इन्फ्लुएंस और कंट्रोल जो है साउथ इंडिया में हो गया, और ये इन्होंने फर्दर कंसोलिडेट किया आने वाले टाइम में। जो विक्ट्री थी इस वॉर में, वो सक्सेस जो है कपल्ड विद सक्सेस जो प्लासी की और सीज जो पौंडीचेरी की, इससे एक जो है एक ग्राउंड वर्क ले हो गया जो इवेंचुअली ब्रिटिश राज का कारण बनेगा इंडिया में। अब ब्रिटिश का जो है इतनी यूरोपियन पावर्स आई, पुर्तगीज, डच, डेन्स, फ्रेंच, ब्रिटिश ही क्यों सक्सेसफुल हुए, क्यों सक्सीड हुए, बाकी जो यूरोपियन पावर थी उन पर कैसे डोमिनेट किया। देखो, इसमें कॉम्बिनेशन है स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एडवांटेजेस और बहुत सारे फैक्टर्स है जो इंटरनल डायनामिक भी थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, और जो वीकनेसेस थी बाकी यूरोपियन पावर की। कुछ की रीजंस देखते हैं क्यों ब्रिटिश जो है वो सक्सीड हुए। पहली बात, मिलिट्री सुप्रीमेसी। इनके पास वेल ट्रेंड आर्मी थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड थे, एक डिसिप्लिन आर्मी थी, जिसमें ब्रिटिश सोल्जर भी थे और इंडिया से लोकल लोग भी रिक्रूट किए गए थे एज ए सपाई। आर्मी जो थी वो बेटर क्यूब थी, बेटर लेड थी, और उनके पास सुपीरियर टेक्टिक्स थी एज कंपेयर टू बाकी। नेवल फोर्स देखो ब्रिटिश की थी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेवीज थी वर्ल्ड में 17 और 18 सेंचुरी में, जिसने हेल्प किया सिक्योर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट जो ट्रेड के रास्ते थे। इन्होंने फ्रेंच और जो डच की नेवल फोर्सेस को ब्लॉक किया, उनके ऑपरेशन को ख़त्म करने की कोशिश की। बैटल फील्ड सक्सेस देखो, ब्रिटिश ने बड़ी क्रूशल बैटल जीती, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, फिर वांडीवोश फ्रेंच से 1760 में, फिर सीज ऑफ पौंडीचेरी 1761 में। ये देयर एबिलिटी टू विन डिसाइसिव बैटल, ये भी एक जो अहम बैटल्स जो 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 इंपॉर्टेंट वॉर जीतना है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमजोर करना और डिफीट करना अपने राइवल्स को, फिर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस दूसरों के साथ। देखो, जो डिप्लोमेटिक मनूवरिंग है, ब्रिटिश के पास जो है ना बड़ी स्किल थी कि लोकल रूलर्स को कैसे हम लोगों ने अपने साथ करना है। अगर हम मिसाल लें बैटल ऑफ प्लासी की, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने बनाया मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल। ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस थी जिससे जो है ब्रिटिश का कंट्रोल होगा बंगाल पे। लोकल रूलर्स को एक दूसरे के साथ लड़ाने का भी एक क्रूशल था। ऑल्सो प्लेड लोकल रूलर्स अगेंस्ट ईच अदर। बहुत सारी फ्रैक्शंस को सपोर्ट करते थे, जैसे मराठा, नवाब ऑफ आरकोट और अदर्स, इंश्योरिंग के जो स्ट्रॉन्ग लोकल रूलर्स हैं और जो वाइल वीकनिंग देयर एनिमीज। स्ट्रॉन्ग रूलर जो लोग हैं जिनके साथ आप जो है कम्पीट नहीं कर सकते, उनको अपना दोस्त बना लो। जो कमज़ोर हैं उनको आप लड़वा दो। फ्रेंच दूसरी तरफ जो है वो रिजिड थे थोड़े अपने अलायंस में, वो कुछ स्पेसिफिक रूलर्स को सपोर्ट करते, जैसे चंदा साहब या मुजफ्फर जंग, और इनसे जो है ज़्यादातर उन्हें फ़ायदा नहीं मिला। ब्रिटिश के वो असूल नहीं थे, जो ताकतवर है उसके साथ हो जाओ, जो कमज़ोर है उसको मारो। जिससे आप लड़ नहीं सकते उसको दोस्त बना लो, ठीक है, जिससे आप लड़ सकते हो उसको आप दूसरे से लड़वा दो।
फ्रेंच रिसोर्सेज देखो, वेल्थ फ्रॉम ट्रेड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पास इनॉर्मस फाइनेंशियल रिसोर्स जनरेट थे, क्योंकि वो एक ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल, स्पाइसेज या जो वेल्थ जो है ना, ये वेल्थ अलो करती थी उनको रेज करने की और एक्यूप करने के लिए इतनी बड़ी आर्मी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे, जो लॉन्ग टर्म मिलिट्री कैंपेन को सस्टेन कर पाते थे। और फ्रेंच जो है अपने ऑपरेशन में स्ट्रगल करती थी, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एग्जांपल वो बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रेन के अंदर थी, स्पेशली जो कॉस्टली जो फ्रेंच डिफीट था यूरोप में। यूरोप ने जो है जो वॉर लड़ी, सक्सेसिव वॉर्स लड़ी, उसने उनकी वेल्थ को बहुत ज़्यादा हद तक ड्रेन कर दिया। सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एक और है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो फ्रेंच या डच या बाकी किसी भी यूरोपियन पावर से बहुत सुपीरियर था। उनके सिविल सर्वेंट्स है ना, उनकी एबिलिटी कंट्रोल करने की, कलेक्ट करने की रेवेन्यू है ना, टेरिटरीज को कंट्रोल करने की, लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स को मेंटेन करने, जो मेंटेन करने की, इसने भी हेल्प किया कंसोलिडेट करने का पावर जो इंडिया। फ्रेंच वहीं पे वीक थे, कोई बड़ी लीडर्स नहीं थी, इनकंसिस्टेंट लीडरशिप थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी बहुत कम थी। वहीं ब्रिटिश के पास एक से एक लीडर था, आयर कूट से लेकर क्लाइव लोड तक। वीकनेस ऑफ, देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना वो इनिशियली सक्सेसफुल हुई, पौंडीचेरी, चंदेर नगरी, कराकिल जीतने में, इंटरनल स्ट्रगल, लेकिन लीडरशिप इश्यूज भी थे, जैसे डिसमिसल, जो केपेबल लीडर्स थे जैसे जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स था, ऐसे लीडर्स को उन्होंने डिसमिस कर दिया। और यूनिफाइड लीडरशिप जो है वो लैक कर रही थी। लिमिटेड रिसोर्स, जो फ्रेंच कंपनी थी उनके पास रिसोर्सेज कम थे एज कम्पेयर टू ब्रिटिश, तो वो चैलेंज डोमिनेट लॉन्ग टर्म चैलेंजेस नहीं कर सकते। की बैटल जीतने में रह गए, वांडी वॉश जैसी बैटल है या अंधेर नगरी, वो पौंडीचेरी जैसी बैटल है, वहाँ हार गए, वो भी तो है ना, डिसाइसिव बैटल नहीं जीतोगे। अब यूनिटी ऑफ पर्पस, देखो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उनका एक क्लियर विजन था कि हमने टेरिटरी एक्सपेंशन करना है, हमने पॉलिटिकल कंट्रोल करना है, हमने इकोनॉमिक गेन करना है। तो प्राइमरी गोल जो एस्टैब्लिशमेंट का था, रूल का, इंडिया में यही था, और उन्होंने अपने एम्बिशन पे फोकस किया। बाकी जो यूरोपियन पावर थी उसके कॉन्ट्रास्ट में, जैसे फ्रेंच है या पोर्तुगीज़ है, वो डिस्ट्रैक्टेड थे, वो बहुत सारे इंटरेस्ट को compete कर रहे हैं बाकी अराउंड द वर्ल्ड भी, वो लैक करते थे एक फोकस, एम्बिशन, एक मकसद, और यही इनका फेलियर का कारण बना। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जो ब्रिटेन में हुआ 18वीं सेंचुरी में, इसने भी ब्रिटिश को जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इक्विप किया, वेपनरी, जो हथियार आए, जो ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी थी, इससे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, इससे ये लार्ज जो मिलिट्री प्रेजेंस है इंडिया में रख सकते थे और रिस्पॉन्ड कर सकते थे कोई क्विक मिलिट्री थ्रेट होगा, जैसे फ्रेंच और वही अनलाइक फ्रेंच और डच जो टेक्नोलॉजिकली लेस एडवांस थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये सारे कारण जो हैं, ये कारण हैं कैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया जो है 1598 से, वास्को डिगामा से, कैसे उसने ट्रेड रूट डिस्कवर किया, क्यों, वाई ट्रेड रूट, नेसेसरी ट्रेड रूट डिस्कवर का, वो हमने पढ़ा। फिर वेरियस हमने जो है यूरोपियन पावर्स जो इंडिया में आई उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमने फ्रेंच और ब्रिटिश राइवलरी है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, ओके, फिर कौन जीता, उसके रीजंस, क्यों ब्रिटिश इतने सक्सेसफुल हुए, क्या लोकल रूलर्स का इन्वॉल्वमेंट था, वो हमने सारे इस चैप्टर में देख लिए। ठीक है, ओके, तो ये सारा कुछ था जो आज मैंने आपको पढ़ाना था, डिटेल वाइज करना था, कैसे यूरोपियन पावर्स इंडिया में आए, किस तरीके से जो है उन्होंने अपना डोमिनेंस इंडिया में बनाया। ठीक है, ये सारी डिटेल वाइज हमने डिस्कस किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में मॉडर्न हिस्ट्री का। मैं ऐसे ही 1 से 2 लेक्चर्स जो है पर वीक अभी फिलहाल अपलोड करूँगा जब तक हमारा इन्वायरमेंट जो है कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करो, और मेहनत करो, पढ़ाई करो, रिवाइज करो इसको, और इस तरीके से हम लोग जो है कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल वाइज किया करेंगे और कोशिश करेंगे और कंसेप्चुअल क्लियरिटी और डेप्थ में जाएँ टॉपिक के। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।